तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करूं, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एक फुल मार्क्स क्वेश्चन इससे बनता है, वो एलसीआर सर्किट से बनता है। बट आप डायरेक्ट एलसीआर सर्किट को नहीं पढ़ सकते, उसके पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पहले आप समझो कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। एक ऐसा करंट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने फेस को चेंज करता है, जैसे प्लस माइनस प्लस आई और ये क्या है, टी है। ये अपने फेस को चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आ रहा है। तो ये कैसे करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट। वही अगर कोई ऐसा करंट जो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी। जैसे आई और टी टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ये करंट है प्लस माइनस, तो कैसा करंट है ये एसी। वही एक ऐसा ही है। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बट फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा करंट है डीसी। इंडिया में अपना एसी करंट आता है, वही अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ डीसी करंट यूज़ करते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है एसी की, तो मैं क्या लिखूँगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक और इक्वेशन बोल सकती, आई नॉट कॉस ओमेगा टी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिलता है, ए इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो आपका ये क्या होता है, फेज डिफरेंस। बात समझ में आ गई। ओमेगा रेगुलर फ्रिक्वेंसी, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। या फिर पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसे हम, पीक वैल्यू। तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने आपको अभी क्या बताया, पीक वैल्यूज, एम्पलीट्यूड या फेज, ठीक है। और हम ये सब साइन कॉस ही क्यों लेते हैं, तो इस पर थोड़ा सा मैं रीजन बता देता हूँ कि जो आपका साइन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है और आपके कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा। तो ये वेव फॉरवर्ड में है, प्लस माइनस जाते हैं, तो इसी के ऊपर मैं इनको ओवरलैप कर देता हूँ। दैट्स वाई मैं साइन और कॉस को ले सकता हूँ अपने अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो मैं आपका जो एक सर्किट, इसमें एक दो टर्म्स आती है, एक आता है आई एवरेज और एक आता आई आर एम एस। तो पहले आई एवरेज देखते हैं। तो क्या होता है, आपको आई साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, ये क्या आता है आपका आई एवरेज। अगर मैं एक ही टर्मिनल ऑफ टाइम करिए तो जीरो से टी, जीरो से टी। टी क्या होता है आपका टाइम पीरियड, और ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो फॉर एक टाइम पीरियड है, फिर एक साइकिल के लिए एवरेज कितना होता है, जीरो होता है। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब या फिर डीसी से जब कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि आई डी सी इज इक्वल टू करके आई ए सी है। दैट मीन्स क्यू या फिर चार्ज फ्लो क्या थे, सेम थे दोनों में, ठीक है। आपसे पूछे एमसीक्यू में तो आप सीधे बता सकते हैं। दूसरा इसी में आता है आपका आर एम एस वैल्यू। आपने के टी जी में पढ़ा होगा, बहुत होनहार है। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर डेंडेटस आई फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब एन तक जाओ और एन लिख दो अपॉन में। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी और अदर अंडर रूट। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, आपको पूरा करने का मतलब नहीं है, बस आप सीधे याद करें, तो आई आर एम एस वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, रूट टू और आर एम एस आ गई है ना। अब आर एम एस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इन केस ऑफ डी सी एंड ए सी इक्वल होगी कब, जब आई डी सी किसके बराबर होगा, आई आर एम एस फॉर ए सी के।
आपको समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। साथ साथ इसका एक और सिग्निफिकेंस है, जैसे कोई डिवाइस दे रखी है आपकी, तो दिया 200 वोल्ट 50 वॉट। वॉट तो पावर की है, और जो वोट वाट दी है तो ये आर एम एस है कि आपकी पीक वैल्यू है, तो ये आपकी क्या होती है, आर एम एस होती है। बात समझ में आ रही? मतलब इसका मैक्सिमम कितना जा रहा होगा, 200 × √2, मतलब 1.41 के आसपास। मतलब आपको दिखाई दे रहा है 200, बट है एक्चुअल में कितना है, 242। दैट्स वाई डी सी ए सी इज मोर हार्मफुल। समझ में आ रहा है कि पीक वैल्यूज में कुछ और होती है जो आपको शो करता है उससे ज़्यादा। फिर इसके बाद हम आते हैं सर्किट्स पे। तो पहला आपका आता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मान के चलिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर का, और इसे एसी के अलॉन्ग जोड़ा गया है। एसी कितना, ए इज इक्वल टू ए आई डॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका आई बराबर कितना आ जाएगा, ए डॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। आई इक्वल टू आई डॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से आई डॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई डॉट डिवाइडेड बाय आर। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ये साइन ओमेगा टी इधर भी कितना है, साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना है इनका, 0 है। मतलब दोनों किस में है, सेम फेज पे है। दोनों किस में है, सेम फेज पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, और इसी में आई को मैं ऐसा बना देता हूँ, क्योंकि मैंने ले लिया आई इज लेस देन ई, है ना, आई नॉट इज लेस देन ई नॉट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आई नॉट इज लेस देन ई नॉट है तो आपका ग्राफ ये होगा, और दोनों किस में है, सेम फेज। सेम फेज मतलब होता है कि जब एक का डाउन है तो इसका भी डाउन है, इसका पीक है तो इसका भी पीक है, इसका डाउन तो डाउन, माइनस तो माइनस, इसे हम सेम फेज बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकेंड टाइप्स का प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि एक कैपेसिटेंस लगा होता है, इसकी वैल्यू सी है, और आपका ए इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू ई डॉट सी साइन ओमेगा टी डी क्यू बाय डी टी बराबर ई डॉट सी ओमेगा, मैंने डिफ्रेंशिएट करके सीधे लिख दिया है, कॉस ओमेगा टी। तो मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई डॉट डिवाइडेड बाय 1/c ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो बोल सकता हूँ, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई डॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपको आई डॉट कितना मिल गया, ई डॉट डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा सी। इसे मैं और आगे क्या बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई डॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 क्यों होगी, मुझे साइन किस में, कॉस से किस में कट करता है, साइड में। और आपका क्या था, ए इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा बाय 2। तो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस, मतलब ये आगे है ना, आई आगे है, बोल सकते हो आई लीड ई बाय पाई बाय 2। मतलब आई लीड कर रहा है किसको, कैर वोल्टेज को, कितने से, फेज से, पाई बाय 2 से। तो मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊंगा, मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका ई का ग्राफ है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई का, ये हो जाएगा आपका ई का। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने आपको प्योर कैपेसिटेंस बता दिया। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, जैसे ई अपॉन आर बराबर क्या होता है, आपका आई नॉट हो रहा था, इस वाले केस में ई डिवाइडेड बाय 1/, ओमेगा सी बराबर आई नॉट है। तो क्या आर और 1/, ओमेगा सी रिजेंबल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं आर इक्वल टू 1/, ओमेगा सी बोल सकता हूँ, बट ये आर एक्चुअल में नहीं होता, कहता एक्स सी होता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। बट हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है, ओमेगा ओम ही होती है। बाकी सब कुछ सेम होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम होता है, बट एक्चुअल सिग्निफिकेंस कुछ और होता है। तो आपका कैपेसिटेंस सर्किट हो गया। इसके बाद आते हैं हम प्योर इंडक्टिव
सर्किट में। ये ऐसा लगा दे, ए इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, एल है। तो आपको पता है ई बराबर क्या होता है, एल डी आई बाय डी टी, आप सभी ने पढ़ रखा है। तो ई डॉट साइन ओमेगा टी डी टी बराबर एल डी आई। दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट करूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, ई डॉट कॉस माइनस का ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा बराबर एल आई। ठीक है, याद रखोगे। तो ए डॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एल ओमेगा बराबर क्या आ गया, आई आ गया आपका। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई डॉट बोल सकता हूँ, आई इक्वल टू आई डॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ऐसे आपको आई डॉट क्या मिला, आई डॉट ई डॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा। सेम भाई एक्स एल मतलब रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर कितना हो जाए, एल ओमेगा। इसकी यूनिट कितनी होगी, ओम होगी। बट एक बात पे ध्यान दीजिए, आपको जो ई था वो क्या था, ई डॉट साइन ओमेगा टी, इधर कितना है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब आपका जो आई है वो पीछे है किससे, ई से। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, ई लीड आई बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मैंने ई बना दिया पहले, आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ई बना दिया, ये आपका क्या बन गया, आई। आपको सब याद करना है, ऐसा नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए या फिर लॉजिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को केवल लिखा हुआ चाहिए वहाँ पे। आपको मैंने तीनों टाइप्स के सर्किट करा दिए, आर सी एंड आई। अब मैं आता हूँ फेजर डायग्राम में। व्हाट इज फेजर डायग्राम। तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले तो इन चीज़ों को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसे हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। ठीक है, बाकी जो फेज है उसे हम डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक से मैं बता दूँ, जैसे ए एम डिवाइडेड बाय बी एन, तो इसका क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी एम माइनस एन। जैसे ए एम इंटू बी एन, तो ए बी एम प्लस एन, मतलब ए इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो ए बी एम माइनस एन, ए एम इंटू एम बी एन, ये क्या ए बी एम प्लस एन, है ना। इसे की चीज़ में कुछ चीज़ें बेसिक है। जैसे मैं पहला आता हूँ आपका रेजिस्टेंस पे। पहला क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय आर है, फिर मैंने बोला था ई डिवाइडेड बाय आर। तो ई और आर दोनों सेम फेज में है, आई भी क्या है सेम फेज पे। तो मैं आई 0 ई 0, तो मैं आर का नहीं पता बट मुझे पता है ऊपर आके 0 है तो क्या होना चाहिए 0। तो मुझे अगर वेक्टर की तरह बनाना चाहूँ तो अगर मैंने इधर ई बना दिया तो इधर ही आई बनेगा, इधर क्या बन जाएगा आर आपका, है ना। तो फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस है। सेकंड कंडीशन कैपेसिटेंस की है। आपको पता आई ई और एक्स सी तीन चीज़ें हैं। ई को अगर मैं 0 मानता हूँ तो आई आपका लीड करता है कितने से, पाई बाय 2 से। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी, ये कितना है पाई बाय 2, ये कितना है 0। मतलब इधर जो लिखा होगा ये ऊपर आएगा और ये प्लस का आएगा, तो कितना होना चाहिए माइनस पाई बाय, तब तो नीचे के माइनस का ऊपर आके प्लस होगा। तो मैं इधर कह सकता हूँ माइनस पाई बाय 2। तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। अगर मैंने इधर ई डॉट बना दिया, इधर आई डॉट बना दिया, इधर क्या बना दूंगा एक्स सी, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2। इसके बाद मैं थर्ड टाइप्स में आता हूँ। थर्ड टाइप का क्या है आपका, इंडक्टर पे आता हूँ। इंडक्टर पे क्या होता है, एक्स एल आई डॉट और ई डॉट। इसको फिर से 0 माना है, इसको क्या बनूंगा माइनस पाई बाय 2। तो फिर लिखो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल, ये 0, ये माइनस पाई बाय 2। तो इसे नीचे से ऊपर आना है तो कितना होना चाहिए प्लस पाई बाय 2, तब तो माइनस होगा ये। इसका डायग्राम कैसा बनेगा,
ई नोट, नीचे क्या जाएगा आई नोट, ये आएगा एक्सएल, ये प्लस पाई बाय टू और ये आपका माइनस पाई बाय टू। तो मैंने आपको तीनों फेजर डायग्राम बता दिए, अब आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो लास्ट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एलसीआर सर्किट ही है, जिसके लिए आपको फेजर डायग्राम पढ़ाया गया है। एलसीआर सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और आपका एक इंडक्टर, सब किस में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एल सी आर। ठीक है, एल सी आर सर्किट इसलिए बोलते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर लगा हुआ होता है। इसको अगर मैं करना चाहूँ एनालिटिकल मेथड से तो बहुत लंबा जाएगा, जैसे मैंने तीनों सर्किट को अलग अलग किया है, तो सबसे बेस्ट तरीका फेजर डायग्राम से करिए। तो अगर सबसे पहले मैं आर बनाऊंगा तो इस पर क्या बना दूंगा, आर जीरो, एक्स ही कितना होता है माइनस पाई बाय टू और ये कितना होता है पाई बाय टू। तो मैं तीनों को ड्रॉ कर दूँ, ये जीरो आ गया, इधर एक्सएल आ गया, इधर क्या आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा। मान के चलो कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स ही है, तो नेट कितना आ जाएगा, ऊपर को आएगा एक्सएल माइनस एक्स ही। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा, तो इन दोनों से जो रिलेटेड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि वेक्टर है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का और उसका अंडर रूट। इसे हम बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं इसे जेड, इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, ये लिख लो लास्ट में, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका इम्पीडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आपको पता आई नोट क्या होता है, ई नोट डिवाइडेड बाय जेड। तो आई नोट बराबर ई नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स वेल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साथ ही साथ जो आपका वी अगर मान के चलो ई नोट अप्लाइड है तो इधर कितना आ जाएगा आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ई नोट बराबर हो सकता हो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी फॉर्म लिखना चाहूँ इक्वेशन फॉर्म में तो क्या बोलूँगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपका फाइव क्या है, फेज है। क्या है ये, फेज है। तो फेज कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपका बना दिया था ये सर्किट, इधर आर था, इधर एक्सएल था, इधर एक्स ही था, इधर क्या आएगा एक्सएल माइनस एक्स ही, तो आपको ये कुछ आएगा। ठीक है, तो मैंने ये लाइन मिला दी, ये एंगल कितना हो जाएगा फाइव। ठीक है, यही फाइव आपका ये वाला फाइव है। तो मैं फाइव कैसे निकालूंगा, ये लाइन कितना हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स, और ये कितना है आर। तो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है आप सभी को। तो आपका ये एलसीआर सर्किट था। इसके बाद एक टॉपिक है वो आपका पावर। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी आई, सबको पता है। तो यहाँ P इज इक्वल टू वी ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होता है। तो जब इसे आप पूरा सॉल्व करके तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाइव। P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको जो कॉस फाइव है वो क्या है, पावर फैक्टर। समझिएगा, जैसे कि फर्स्ट जब रेजिस्टेंस था तो फाइव बराबर क्या था जीरो, तो पावर बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस हो गया था। सेकंड केस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस का केस है, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस का केस। तो आपका फाइव दोनों में क्या है पाई बाय
टू है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कॉस पाई में। तो कॉस पाई बाय टू कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। इसे बोलते हैं पावरलेस। क्या बोलते हैं, पावरलेस, कोई पावर ही डिसिपेट नहीं हो रही। तो अब मैं अगर बोलूँ कि एक्सेल आपका जो फाई है, अगर ग्राफ से निकलवाऊँ, मान के चलिए आपका एक्सेल है और क्या है, आर है, तो मैं इन दोनों को मिला दिया, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये एक्सेल और ये क्या है, आर है, ये एक आपका फाइव हो जाएगा। टेन फाइव बराबर एक्सेल डिवाइडेड बाय आर, फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्सेल बाय आर। ठीक है, अब मुझे टेन फाइव नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए, कॉस फाइव चाहिए। क्या चाहिए, कॉस फाइव। तो कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, या फिर मैं सीधे बोल सकता हूँ आर डिवाइडेड बाय जेड, किसी भी चीज़ का क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। जेड क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। समझ में आ रहा है। तो मैं पावर बोल सकता हूँ वी आर एम एस आई आर एम एस आर डिवाइडेड बाय जेड। वी आर एम एस डिवाइड बाय जेड कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा, आई आर एम एस आर। तो पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और साथ में एक पावर को और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं बताइए। अगर मैं वी आर एम एस आई आर एम एस जेड के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे कर दूँ, जेड स्क्वायर हो जाएगा आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी के। फिर बोल सकता हूँ वी आर एस पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ एल सी आर सर्किट में, पहले अगर आपका एक्स एल इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, एक्स ई, तो आपका करंट लीड लैग करेगा, आई लैग ई, मतलब इसे बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। क्या बोल देंगे, इंडक्टिव सर्किट। सेकेंड एक्स सी, अगर किसके एक्स सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, एक्स एल, तो आई लीड ई, इसे आप बोल दें कैपेसिटिव सर्किट। थर्ड कंडीशन इसमें हो सकती है आपको एक्स सी किसके बराबर हो जाए, एक्स एल के, तो ओमेगा एल बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, ओमेगा स्क्वायर बराबर वन एल सी, ओमेगा बराबर वन बाय रूट एल सी। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ऐसे बोलते हैं रिजो नेट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं सर, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि एक्स एल बराबर क्या हो गया, एक्स ई, तो आपको इधर से एक्स एल माइनस एक्स ई बराबर कितना मिलेगा, जीरो। तो जेड बराबर कितना मिल जाएगा, आर। तो आई नोट बराबर ई नोट डिवाइडेड बाई आर, इधर क्या बोलते हैं, आई एम एक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, आई एम एक्स। मतलब एट द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम। अगर मैं इसे ग्राफ से बनाना चाहूँ, तो आपको क्या बनता है, आई और ये क्या है, ओमेगा। आप कुछ ऐसा बनता है कि जो पीक है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं ओमेगा नोट या रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका आई एम एक्स। क्लियर है सभी को। ये क्या होता है, वन बाय रूट एल सी के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। इसके बाद एक और टर्म आती है आपकी क्वालिटी फैक्टर। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या है आपकी, क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब होता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू। इसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं वी एल डिवाइडेड बाय वी आर, या फिर वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं, आपको लास्ट में मिलता है वी एल मतलब कितना होगा, आई ओमेगा, ओमेगा के बाद क्या बोलेंगे, एल, आई आर, आई से आई कट गया, एल बाय आर, बट वन रूट वन बाय रूट एल सी, इससे क्या आ जाएगा, वन बाय आर, पूरा लिख दो मैं यहाँ पे, वन बाय आर रूट एल बाय सी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी
फैक्टर, ठीक है, और लिख देता हूँ आगे, ख़त्म है स्लाइड, सॉरी। तो आपका एक क्वालिटी फैक्टर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आपके जो दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं उनसे भी शेयर करिए, ताकि आपके जैसे वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। मुझे पता है थोड़ा सा जलन तो होती है अपने दोस्त को अपने से आगे बढ़ता देख के, बट पीछे रह जाएगा तो भी बुरा लगेगा। तो मेरी सजेशन मानिए, आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए, मैं धीरे धीरे पूरे चैप्टर्स कवर कर दूंगा, और हर 30 मिनट्स में एक चैप्टर कराने की ट्राई कर रहा हूँ, और मैक्सिमम चल भी रहा है। तो आप 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकते हैं आपकी थ्योरी को, वो भी बहुत इन डेप्थ। मैं मेन टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।